दुबई एक ऐसा शहर जो रेगिस्तान से उठकर आज दुनिया के सबसे अमीर और आधुनिक शहरों में से एक है। एक ऐसी जगह जो एकदम बंजर थी, धूल, मिट्टी, गर्मी, पानी तक नहीं था, चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। वो आज की डेट में एक ऐसी जगह बन गई है जिसने दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया। जिस जगह पर पानी की इतनी किल्लत थी, वहाँ पे आज की डेट में पर ईयर 128 बिलियन इंपीरियल गैलन पानी बड़े आराम से प्रोवाइड किया जाता है। जहाँ रेत थी, आज वहाँ वर्ल्ड क्लास रोड, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे बड़े मॉल, सबसे बड़े होटल, सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट और सबसे ऊंची लिफ्ट है। यह कहा जाता है कि सॉइल यानी रेत के ऊपर नॉर्मल बिल्डिंग तक बनाना बहुत मुश्किल होता है। इन्होंने रेत के ऊपर ही दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बना दी। पुलिस यहाँ पे लैम्बोर्गिनी जैसी सुपर कार से चलती है। सबसे अमीर लोगों के शहर दुबई की बात कर रहा हूँ। आखिर दुबई इतना अमीर कैसे बना, चलिए इस अद्भुत सफर को समझते हैं। आज जहाँ पे दुबई है, वो तब मछुआरों का एक गाँव कहलाता था, जो आबू धाबी की सल्तनत में आता था। 1833 में शेख मखदूम बिन ने इसे आबू धाबी से अलग करके एक अलग किंगडम बनाया था और इन्हीं को दुबई का फाउंडर भी कहा जाता है। आज भी दुबई के जो रूलर हैं, वो इसी खानदान से हैं। पहले दुबई के लोग मछलियां पकड़ते थे और मोती की खोज करते थे। उनका जीवन समुद्र पर निर्भर था। यहाँ ज्यादा संसाधन नहीं थे और लोग बस किसी तरह अपना गुजारा करते थे। 1833 में अल मखदूम परिवार ने दुबई की बागडोर संभाली। उनकी दूरदर्शिता और व्यापार को बढ़ावा देने वाली नीति ने इस छोटे से गाँव के भविष्य की नींव रखी। दुबई का स्थान व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये भारत, फ्रांस और अफ्रीका को जोड़ने वाले मार्गों के बीच में था। लेकिन तब भी दुबई बस एक छोटा सा गाँव ही था, जहाँ अमीरी का कोई नामो निशान नहीं था। फिर आया वह मोड़ जिसने दुबई की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। 1966 में दुबई में तेल की खोज हुई। तेल की खोज ने दुबई को एक नई दिशा दी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, दुबई में उनके पड़ोसी देशों के मुकाबले ज्यादा तेल नहीं था। यहाँ पर तेल खत्म हो सकता था, इसीलिए दुबई के शासकों ने दूर की सोची। 1970 के दशक में तेल से होने वाली कमाई से दुबई ने खुद को नया रूप देना शुरू किया। दुबई के शासक शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम ने तेल की कमाई को सड़कों, पुलों और बंदरगाहों के निर्माण में लगाया। उनके पास एक सपना था, दुबई को सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रखना, बल्कि इसे एक आधुनिक शहर में बदलना। शेख राशिद ने सिर्फ बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं किया, उन्होंने भविष्य का सपना देखा। उन्होंने दुबई के बंदरगाहों का विस्तार किया, जिससे यह एक वैश्विक व्यापारिक केंद्र बन सके। फिर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण हुआ, जिससे दुबई को दुनिया से जोड़ा गया। धीरे धीरे दुबई का रूपरेखा बदलने लगा। दुबई में व्यापार की शुरुआत हुई और दुबई एक छोटे व्यापारिक केंद्र से एक बड़े ग्लोबल हब में बदलने लगा। लेकिन शेख राशिद का सपना यहीं नहीं रुका। उन्होंने दुबई को एक ऐसा शहर बनाना चाहा जो तेल के बिना भी समृद्ध रह सके। 1980 के दशक तक दुबई एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था। लेकिन शेख राशिद के बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने और भी बड़े सपने देखे। उन्होंने दुबई को व्यापार और पर्यटन का केंद्र बनाने की योजना बनाई। उन्होंने जेबेल अली फ्री जोन की स्थापना की, जो बिना टैक्स वाली एक व्यापारिक जगह थी। यहाँ विदेशी कंपनियों को व्यापार करने के लिए खुली छूट मिली। यह जोन दुबई के लिए एक बड़ी सफलता बनी और जल्द ही सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां यहाँ व्यापार करने लगी। लेकिन शेख मोहम्मद यही नहीं रुके। अब दुबई को दुनिया के सामने एक पर्यटन स्थल के रूप में पेश करने की योजना शुरू हुई। शेख मोहम्मद ने ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए जिसने पूरी दुनिया के लोगों को आकर्षित किया। सबसे मशहूर प्रोजेक्ट था बुर्ज अल अरब, एक होटल जो समुद्र के बीच में एक निजी द्वीप पर बना था। यह दुबई की लग्जरी और आधुनिकता का प्रतीक बन गया। बुर्ज अल अरब होटल, उसकी ओपनिंग 1 दिसंबर 1999 को कराई गई। यह दुनिया का उस वक्त का सबसे लग्जरियस और महंगे होटलों में से एक था। यह दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल था। उस पर्टिकुलर टाइम का इस होटल में गेस्ट के लिए एक प्राइवेट बीच था। इनका खुद का सेपरेट हेलीपैड था। इस तरह की बिल्डिंग से दुबई ने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा। किंग शेख मोहम्मद डेनियल बर्नहेम से बहुत ही इंस्पायर्ड थे। डेनियल एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे। इन्होंने मॉडर्न शिकागो को डिजाइन किया था। इनका मानना था कि अगर किसी भी सिटी को दुनिया के अंदर धाक जमानी है, तो मेडिकल प्रोजेक्ट से उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इससे उस सिटी को ना तो कोई पूछेगा, ना कोई उस पर ध्यान देगा और ना ही उसकी ग्रोथ होगी। इसलिए एक सिटी को अपने आप को अगर आगे रखना है, तो बड़े जॉइंट प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ना होगा। और इसी सोच के साथ दुबई में हर वो चीज जो दुनिया के अंदर थी, उसे बड़ा करके बनवाया जाने लगा। रेत में जहाँ एक कमरा बनाना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ दुनिया भर के आर्किटेक्ट को बुलाकर रेत में बिल्डिंग्स की लाइन लगा दी। समुद्र के अंदर मिट्टी भर के उसमें पूरी सिटी खड़ी कर दी। यह सिर्फ सपने में ही सोचा जा सकता था। लेकिन दुबई ने रेगिस्तान में मल्टीपल आइलैंड्स बनवाए। जब ये सारी चीजें बन रही थी, तो पानी की भी बहुत जरूरत होती थी। उसके लिए एक ऐसा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया। इन्होंने समुद्र के पानी को ही पीने लायक बना दिया और जो पानी की प्रॉब्लम थी, वो भी सॉल्व हो गई। जो पोर्ट्स थे, उनको तो इन्होंने टैक्स फ्री किया ही था, उनके साथ साथ इन्होंने पूरी कंट्री को भी टैक्स फ्री कर दिया। दुबई में बिजनेस
बिजनेसमैन और इंडिविजुअल्स को इनकम टैक्स नहीं देना होता। आम जनता और बिजनेसमैन से टैक्स लेने की बजाय इन्होंने ऑयल एक्सपोर्ट्स, टूरिज्म और ट्रेड का फंड यूज किया, जिसकी वजह से दुनिया भर के जो रिच लोग थे उन्होंने अपने हेडक्वार्टर से लेकर बिजनेस सब दुबई में शिफ्ट कर लिए। अब टूरिज्म और बिजनेस मॉडल की वजह से दुबई में बाहर से काफी लोग आ गए थे। लगभग 35 लाख के करीब दुबई में लोग रहते हैं, जिसमें से एमराती परमानेंट सिटीजन सिर्फ 3 लाख ही हैं। अब भले ही दुबई में बाहर के लोग ज्यादा रहते हो, लेकिन दुबई किसी बाहर वाले को सिटीजनशिप नहीं देता है। दुबई के जो सिटीजन होते हैं वो सिर्फ अरबी होते हैं, जो 1925 से पहले सेटल हुए हो या फिर उनके माता पिता एमराती हो। एमराती मतलब यूएई का सिटीजन। और इनके रूल के हिसाब से सिर्फ ऐसा नहीं है कि एमरात से शादी कर लिए तो सिटीजनशिप मिल जाएगी, सिर्फ फीमेल को ही मिल सकती है, वो भी शादी के 7 साल और एक बच्चा होने के बाद। अगर बच्चा नहीं होता है तो 10 साल के बाद फीमेल को सिटीजनशिप मिलेगी। और मेल के लिए शादी से सिटीजनशिप लेने का ऑप्शन नहीं मिलता है। हाँ, एक तरीका है जिसमें बाहर के लोगों को भी दुबई की सिटीजनशिप मिलती है। अगर कोई दुबई के बाहर का साइंटिस्ट, डॉक्टर या आर्टिस्ट है जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस है और जिनको इंटरनेशनल अवार्ड मिला हो, या फिर कोई बड़ा रेपुटेड इन्वेस्टर हो और उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, तो उस केस में दुबई सिटीजनशिप देता है बाहर वाले लोगों को। इसके बाद आया पाम जुमेरात, एक मानव निर्मित द्वीप जिसे पाम के पेड़ के आकार में बनाया गया। यह परियोजना न सिर्फ इंजीनियरिंग का चमत्कार था, बल्कि दुनिया के सामने यह संदेश था कि दुबई वो जगह है जहां सपने हकीकत बनते हैं। धीरे धीरे दुनिया भर के लोग यहाँ छुट्टियां मनाने आने लगे और दुबई का पर्यटन उद्योग भी तेजी से बढ़ने लगा। दुबई ने न सिर्फ पर्यटन में बल्कि व्यापार के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई। दुबई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र DIFC की स्थापना के साथ दुबई दुनिया भर के व्यवसायों और बैंकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। दुबई की बिना टैक्स वाली नीति, आधुनिक बुनियादी ढांचे और व्यापार के अनुकूल वातावरण ने इसे दुनिया के प्रमुख व्यापार केंद्रों में से एक बना दिया। यहाँ दुनिया भर के लोग आकर बसने लगे, जिससे दुबई एक बहुत सांस्कृतिक शहर बन गया। लेकिन दुबई का सफर आसान नहीं था। 2008 की वैश्विक वित्तीय संकट ने दुबई को बहुत बड़ा झटका दिया। कई बड़ी निर्माण परियोजनाएं रुक गई, निवेशक पीछे हट गए और एक समय ऐसा लगा कि शायद दुबई का सपना टूट जाएगा। लेकिन दुबई ने जल्द ही इस संकट से उबरने की राह निकाली। अबू धाबी से मिली मदद और दुबई की दूरगामी नीतियों ने इसे फिर से पटरी पर ला दिया। इस घटना ने साबित किया कि दुबई चुनौतियों से घबराता नहीं, बल्कि उनसे सीखकर और मजबूत बनता है। आज दुबई भविष्य की ओर देख रहा है। दुबई का 2040 मास्टर प्लान इसे एक स्मार्ट और सतत शहर बनाने पर केंद्रित है। दुबई के ऊर्जा क्षेत्र में भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जहां मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम सोलर पार्क जैसे प्रोजेक्ट दुबई को ऊर्जा के नए स्रोत की ओर ले जा रहे हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में भी दुबई ने खुद को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। दुबई की कहानी एक छोटे से मछुआरों के गांव से शुरू होकर आज दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक बनने तक की है। यह कहानी है दूरदर्शिता, मेहनत और उस हिम्मत की जिसने दुबई को दुनिया के सामने एक मिसाल के रूप में पेश किया। और अभी भी दुबई की कहानी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ शुरुआत है।